कहानी की शुरुआत में हम एक चेक पॉइंट का सीन देखते हैं जहां एक मिनी ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है। वहां खड़े ऑफिसर उसे बताते हैं कि पास के बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में एक मामूली लीक हुआ है जिसकी वजह से पूरे इलाके को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। ड्राइवर थोड़ा चिड़चिड़ा है, उसे लगता है कि ये सब बेकार का काम है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है उसका ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। इसी चक्कर में सड़क पार कर रहे एक मासूम हिरण से उसका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर गाड़ी रोककर बाहर निकलता है और देखता है कि हिरण सड़क पर बेजान पड़ा है। उसे बुरा तो लगता है लेकिन वो उसे वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाता है। जैसे ही ड्राइवर वहां से निकलता है कैमरा का फोकस उस मरे हुए हिरण पर जाता है। तभी एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। वो मरा हुआ हिरण अचानक अजीब तरह से हिलने लगता है। उसकी हड्डियां कड़कड़ाती हैं और वो दोबारा खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों का रंग पूरी तरह सफ़ेद हो चुका है और वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। दरअसल उस बायोटेक लीक की वजह से वो हिरण एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। यहाँ से तबाही की शुरुआत होती है। इसके बाद हम कहानी के मेन कैरेक्टर सोकवू से मिलते हैं। सोकवू एक बहुत बड़ी कंपनी में फंड मैनेजर है। उसका काम ही ऐसा है कि वो 24 घंटे बस ऑफिस के काम और शेयर मार्केट की ऊंच नीच में उलझा रहता है। काम के प्रति इसी पागलपन की वजह से उसका अपनी पत्नी से डिवोर्स हो चुका है और वो अपनी माँ और छोटी बेटी सू आन के साथ सियोल में रहता है। सोकवू अपनी बेटी से बहुत प्यार तो करता है लेकिन उसके पास अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। यहाँ तक कि वो सू आन के स्कूल के प्रोग्राम में भी नहीं जा पाता जहाँ सू आन अपने पापा के लिए एक गाना गाने वाली थी। आज सू आन का जन्मदिन है। सोकवू ऑफिस से घर लौटते वक्त उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आता है। जब सू आन उस गिफ्ट को खोलती है तो उसके चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी छा जाती है। दरअसल सोकवू ने उसे एक निंटेंडो VII गिफ्ट किया था लेकिन वो भूल गया था कि पिछले महीने भी उसने वही सेम गिफ्ट उसे दिया था। सोकवू को अपनी इस लापरवाही पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। सू आन अपने पापा से कहती है कि उसे इस गिफ्ट की जरूरत नहीं है, उसे बस अपने बर्थडे पर बुसान जाकर अपनी माँ से मिलना है। सोकवू पहले तो मना करता है क्योंकि उसका काम बहुत जरूरी है, लेकिन सू आन की जिद और अपनी माँ की डांट सुनकर वो मान जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह सू आन को ट्रेन से बुसान छोड़कर वापस आ जाएगा। अगली सुबह सोकवू और सू आन सियोल रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ अजीब हलचल शुरू हो चुकी थी। स्टेशन के बाहर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। जैसे ही सोकवू और सू आन अपनी ट्रेन KTX में चढ़ते हैं वहाँ कई और यात्री भी दिखाई देते हैं। ट्रेन में एक बेसबॉल टीम के खिलाड़ी भी हैं जिनमें योंगगुक नाम का एक लड़का है और उसकी दोस्त जिनी जो टीम की चीयर लीडर है। इसके अलावा 2 बूढ़ी बहनें भी ट्रेन में सवार होती हैं। वहीं एक अमीर और मतलबी किस्म का आदमी योंगसुक भी है जो एक बड़ी बस कंपनी का कू है। ट्रेन में एक कपल भी है संगहवा जो दिखने में काफी तगड़ा है और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सेओंग्योंग। ट्रेन चलने के बिल्कुल आखिरी लम्हों पर एक घायल लड़की चुपके से पिछले डिब्बे में चढ़ जाती है। उसके पैर पर गहरे जख्म थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह काटा हो। वो लड़की दर्द से तड़प रही थी और उसने अपनी जांघों पर स्टॉकिंग्स को कस कर बांध लिया था ताकि खून रुक सके। उसे अंदाजा हो गया था कि वो खतरे में है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से रवाना होती है प्लेटफॉर्म पर चीख पुकार मच जाती है। सू आन खिड़की से बाहर देखती है कि एक स्टेशन अटेंडेंट को कोई अजीब सा आदमी नीचे गिराकर उसे काट रहा है। सू आन डर जाती है लेकिन उसके पापा सो रहे होते हैं इसलिए वो उन्हें बता नहीं पाती। इसी बीच ट्रेन के अंदर एक भिखारी भी बिना टिकट के घुस आता है और बाथरूम में छुप जाता है। जब एक अटेंडेंट उसे पकड़ता है तो वो भिखारी पागलों जैसी बातें करता है कि सब मरने वाले हैं। उधर वो घायल लड़की ट्रेन के कॉरिडोर में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है और अचानक जमीन पर गिर जाती है। एक फीमेल ट्रेन अटेंडेंट उसे देख लेती है और उसकी मदद के लिए दौड़ती है। वो इंटरकॉम पर मेडिकल टीम को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो लड़की अचानक झटके लेने लगती है। उसकी हड्डियां मुड़ने लगती हैं और देखते ही देखते वो एक खौफनाक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। वो बिजली की रफ्तार से उस अटेंडेंट पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन को अपने दांतों से चबा डालती है। ट्रेन के उस डिब्बे में मौजूद बेसबॉल प्लेयर्स और बाकी यात्री ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है और दूसरों पर हमला करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते ज़ॉम्बी वायरस एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में आग की तरह फैलने लगता है। सोकवू की नींद अचानक खुलती है। वो देखता है कि सू आन अपनी सीट पर नहीं है। वो परेशान होकर उसे ढूंढने निकलता है। सू आन पिछले डिब्बे की तरफ गई थी क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था। वहां उसे संघवा मिलता है जो उसे बताता है कि उसकी पत्नी अंदर है और वो अगले डिब्बे में चली जाए। जैसे ही सोकवू सू आन के पास पहुंचता है वो देखता है कि अगले डिब्बे से लोग जान बचाकर पागलों की तरह भागते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। उनके पीछे खून से लथपथ ज़ॉम्बीज़ की एक फौज है। सोकवू तुरंत सू आन को उठाता है और पीछे की तरफ दौड़ने लगता है। रास्ते में वो संघवा और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को भी भागते हुए देखता है।
सोकवू और सू आन एक सुरक्षित डिब्बे में पहुंचकर तुरंत कांच का दरवाजा बंद कर देते हैं। संघवा और सेओंग्योंग भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन सोकवू अपनी खुदगर्जी में दरवाजा खोलने में थोड़ी देर कर देता है। संघवा किसी तरह ज़ॉम्बीज़ को धक्का देकर अंदर घुसता है और सोकवू पर बहुत गुस्सा होता है। अब पूरी ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल है। टीवी पर खबरें आ रही हैं कि देश के कई बड़े शहरों में दंगे भड़क गए हैं और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया है। हालांकि सरकार इसे सिर्फ दंगा बता रही थी, लेकिन ट्रेन के अंदर के लोग जान चुके थे कि ये कोई मामूली दंगा नहीं है। सोकवू को अपनी माँ का फ़ोन आता है। उसकी माँ की आवाज़ बहुत अजीब लग रही थी। वो सोकवू को सू आन का ख्याल रखने को कहती है और तभी फ़ोन पर उनके चिल्लाने और कुछ चबाने की आवाज़ें आने लगती हैं। सोकवू को समझ आ जाता है कि उसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अंदर से टूट जाता है, लेकिन अब उसकी पहली जिम्मेदारी सू आन को बचाना था। ट्रेन का कंडक्टर अनाउंस करता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी क्योंकि वहाँ हालात ख़राब हैं। लेकिन योंगसुक जैसे मतलबी लोग दबाव डालते हैं कि उन्हें कहीं न कहीं तो उतरना ही होगा। आखिरकार ये तय होता है कि ट्रेन देजॉन स्टेशन पर रुकेगी, जहाँ मिलिट्री तैनात की गई है। लेकिन सोकवू को अपने स्रोतों से पता चलता है कि वहाँ भी खतरा हो सकता है। कहानी के इस मोड़ पर सोकवू को एहसास हो जाता है कि हालात सियोल से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। वो अपने एक वीआईपी कस्टमर को फ़ोन लगाता है जो मिलिट्री में एक ऊंचे ओहदे पर था। सोकवू उससे गुहार लगाता है कि उसे और उसकी बेटी को क्वारंटाइन से बचा लिया जाए। वो ऑफिसर उसे एक खुफिया मालूमात देता है कि जब ट्रेन देजॉन स्टेशन पर रुकेगी तो उसे मेन गेट से बाहर नहीं निकलना है। उसे ईस्ट गेट की तरफ जाना होगा, जहां उसके आदमी सोकवू को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। सोकवू अपनी खुदगर्जी में ये बात किसी और को नहीं बताता, यहाँ तक कि संघवा और उसकी प्रेग्नेंट बीवी को भी नहीं। जैसे ही ट्रेन देजॉन स्टेशन पर रुकती है, पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान नजर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई परिंदा भी नहीं है। सारे यात्री डरे सहमे हुए ट्रेन से उतरते हैं और मेन एग्जिट की तरफ बढ़ने लगते हैं। सोकवू चुपके से सू आन का हाथ पकड़ता है और उसे दूसरे रास्ते यानी ईस्ट गेट की तरफ ले जाने लगता है। स्वान अपने पापा से पूछती है कि हम बाकी लोगों को क्यों नहीं बता रहे। सोकवू उसे समझाता है कि बेटा, ऐसे वक्त में सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सू आन को अपने पापा की ये बात बहुत बुरी लगती है। वो रोते हुए कहती है, मम्मी इसीलिए आपको छोड़कर चली गई क्योंकि आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। स्वान की ये बात सोकवू के दिल को छलनी कर देती है। तभी सोकवू देखता है कि वो होमलेस आदमी भिखारी भी उनके पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने सोकवू की फ़ोन वाली बातें सुन ली थीं। जैसे ही ये लोग एस्केलेटर से नीचे उतरते हैं, सोकवू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिस ईस्ट गेट पर उसे सेना की मदद मिलने वाली थी, वहाँ खड़े सारे सैनिक ज़ॉम्बी बन चुके थे। उनके कपड़े खून से सने थे और वे पागलों की तरह यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। सोकवू तुरंत सू आन को उठाता है और पीछे की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ जो यात्री मेन गेट की तरफ गए थे, उनके साथ भी बहुत बुरा होता है। वहां तैनात सेना की पूरी टुकड़ी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने यात्रियों को देखा, वे उन पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। स्टेशन के अंदर चीख पुकार मच जाती है। संघवा अपनी प्रेग्नेंट पत्नी सेओंग्योंग को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ से भिड़ जाता है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें पीछे धकेलता है। सोकवू भी सू आन को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसे जमीन पर गिरा देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी के मुंह में अपनी किताब ठूंस देता है। ऐन मौके पर संघवा वहां पहुंचता है और सोकवू की जान बचाता है। अब ये सब लोग वापस अपनी ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं। योंगसुक जैसा मतलबी आदमी पहले ही ट्रेन में चढ़ चुका था और वो कंडक्टर पर चिल्लाता था कि ट्रेन को तुरंत चलाओ, चाहे बाकी लोग मर ही क्यों न जाएं। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगती है। सोकवू, सू आन, संघवा, सेओंग्योंग और वो होमलेस आदमी पागलों की तरह दौड़ते हैं। सोकवू सू आन को ट्रेन में चढ़ाने में कामयाब हो जाता है। सेओंग्योंग और वो दो बूढ़ी बहनें भी किसी तरह एक डिब्बे में चढ़ जाती हैं, लेकिन सोकवू और संघवा पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे ज़ॉम्बीज़ का रास्ता रोक रहे थे। आखिरकार वे भी चलती ट्रेन को पकड़ लेते हैं, लेकिन इस अफरा तफरी में एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। सब लोग अलग अलग डिब्बों में बैठ जाते हैं। सोकवू, संघवा और बेसबॉल प्लेयर योंगुक डिब्बा नंबर 9 में फंस जाते हैं, जबकि सू आन, सेओंग्योंग, वो होमलेस आदमी और एक बूढ़ी बहन डिब्बा नंबर 13 के टॉयलेट में छुपे हुए थे। उनके बीच के डिब्बे यानी 10, 11 और 12 पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ से भरे हुए थे। सेओंग्योंग टॉयलेट के अंदर से अपने पति संघवा को फ़ोन करती है। वो बहुत डरी हुई है और बताती है कि ज़ॉम्बी बाहर दरवाजे पर टक्कर मार रहे हैं। संघवा उसे भरोसा दिलाता है कि वो उन्हें बचाने आ रहा है। सोकवू, संघवा और योंगुक मिलकर एक टीम बनाते हैं। संघवा अपनी बाहों पर टेप लपेट लेता है ताकि ज़ॉम्बी उसे काट न सके। योंगुक अपना बेसबॉल बैट उठाता है और सोकवू भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये तीनों डिब्बा नंबर 9 का दरवाज़ा खोलते हैं और ज़ॉम्बीज़ के झुंड में घुस जाते हैं। यहाँ एक ज़बरदस्त फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। संघवा अपनी भारी भरकम
की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन योंगसुक और उसके साथी अंदर से उसे जोर लगाकर बंद रखते हैं। सोकवू खिड़की का कांच तोड़ने की कोशिश करता है, जबकि संघवा अकेले ही जॉम्बीज की पूरी फौज को रोककर खड़ा हो जाता है। जॉम्बीज संघवा पर टूट पड़ते हैं और उसे कई जगह काट लेते हैं। संघवा को एहसास हो जाता है कि अब उसका अंत करीब है। वो आखिरी बार अपनी बीवी सेओंग्क्योंग की तरफ देखता है और सोकवू से कहता है, मेरी बीवी का ख्याल रखना। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जॉम्बीज को पीछे धकेलता है ताकि सोकवू दरवाजा तोड़ सके। संघवा का ये बलिदान कहानी का सबसे इमोशनल सीन बन जाता है। संघवा का वो आखिरी बलिदान सोकवू और बाकी सबको अंदर खींचने का मौका दे देता है। संघवा जॉम्बी बनते भी अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को थामे रखता है ताकि सोकवू अपनी बेटी सू, आन और संघवा की प्रेग्नेंट बीवी सेओंग्क्योंग को सुरक्षित अगले डिब्बे में ले जा सके। सोकवू और योंगुक मिलकर पूरी जान लगा देते हैं और आखिरकार डिब्बा नंबर 15 का वो मजबूत दरवाजा तोड़ देते हैं, जिसे योंगसुक और उसके साथियों ने अंदर से बंद कर रखा था। जैसे ही ये लोग अंदर घुसते हैं, सोकवू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो योंगसुक को कॉलर से पकड़ता है और उसे जोरदार घूंसा जड़ देता है। वो चीखकर पूछता है, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? तुम्हारी वजह से संघवा मारा गया। लेकिन योंगसुक एक नंबर का नीच और शातिर इंसान था। वो अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा सोकवू और उसके साथियों पर ही इल्जाम लगाने लगता है। वो बाकी यात्रियों को डराते हुए चिल्लाता है, देखो, इनके कपड़ों पर खून लगा है, ये लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ये सब ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। मौत के डर से अंधे हो चुके बाकी यात्री भी योंगसुक की बातों में आ जाते हैं। वे सोकवू, सू, आन, सेओंग्क्योंग, योंगुक और जिन्ही को उस डिब्बे से बाहर निकलने के लिए मजबूर करने लगते हैं। जिन्ही अपनी ही टीम के लोगों की ये बेरुखी देखकर टूट जाती है। वो साफ कह देती है कि अगर उसके दोस्त इन्फेक्टेड हैं तो वो भी उनके साथ ही जाएगी। सोकवू अपनी बेबसी पर खून के आंसू रोता है, लेकिन वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए चुपचाप अगले खाली डिब्बे यानी वेस्टिब्यूल एरिया में चला जाता है। योंगसुक और उसके साथी सोकवू के बाहर निकलते ही दरवाजे को कपड़ों और जंजीरों से और भी मजबूती से बांध देते हैं। उन्हें लग रहा था कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन में मौजूद उन 2 बूढ़ी बहनों में से एक बहन जो सोकवू के साथ बचकर आई थी, वो अपनी दूसरी बहन को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर गहरे सदमे में थी। वो जब देखती है कि योंगसुक जैसे मतलबी लोगों ने उन मासूमों को बाहर निकाल दिया जिन्होंने सबकी जान बचाई, तो उसका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है। वह धीरे से कहती है, कितने मतलबी हैं ये लोग, और फिर वह चुपके से उस डिब्बे का दरवाजा खोल देती है जहां जॉम्बी भरे हुए थे। एक पल में ही हजारों जॉम्बी डिब्बा नंबर 15 के अंदर घुस जाते हैं। योंगसुक और उसके चमचे अपनी ही बुनी हुई मौत के जाल में फंस जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है और लगभग हर कोई जॉम्बी बन जाता है। सिर्फ योंगसुक और एक अटेंडेंट किसी तरह टॉयलेट में छुपकर बच निकलते हैं। उधर ट्रेन लगातार बुसान की तरफ बढ़ रही थी। सियोकवू को ड्राइवर से खबर मिलती है कि आगे की पटरी मलबे से भरी हुई है और ट्रेन वहां से आगे नहीं जा सकती। ट्रेन को एक ईस्ट टेजॉन नाम के स्टेशन के पास रोकना पड़ता है। ड्राइवर अनाउंस करता है कि वह पास के गैराज से एक दूसरा इंजन ढूंढने जा रहा है और जो लोग जिंदा बचे हैं वे पटरियों के सहारे उस इंजन तक पहुंचने की कोशिश करें। सियोकवू, सुआन, सेओंग्क्योंग और वह होमलेस आदमी ट्रेन से नीचे उतरते हैं। पूरा स्टेशन तबाह हो चुका था। यहाँ वहां जलती हुई ट्रेनें और लाशों के ढेर पड़े थे। तभी एक बहुत बड़ा हादसा होता है। एक बेकाबू जलती हुई ट्रेन तेजी से आती है और पास खड़ी दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। इस टक्कर से इतना जबरदस्त धमाका होता है कि ट्रेन के डिब्बे पलट जाते हैं। सियोकवू, सुआन और सेओंग्क्योंग एक पलटे हुए डिब्बे के नीचे फंस जाते हैं। उनके ऊपर मलबे का भारी ढेर गिर जाता है और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। इसी बीच वह मतलबी योंगसुक भी टॉयलेट से बाहर निकल चुका था। वह अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार था। जब उसे एक ट्रेन अटेंडेंट मिलता है तो वह उसे धक्का देकर ज़ॉम्बीज के सामने फेंक देता है ताकि वह खुद भाग सके। इतना ही नहीं, जब वह बेसबॉल प्लेयर योंगुक और जिन्ही के पास पहुंचता है तो वह जिन्ही को भी ज़ॉम्बीज की तरफ ढकेल देता है। जिन्ही को ज़ॉम्बी काट लेते हैं। योंगुक अपनी दोस्त को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। वह रोते हुए जिन्ही को गले लगा लेता है और जिन्ही ज़ॉम्बी बनते ही योंगुक को भी काट लेती है। दोनों प्यार करने वाले मासूम बच्चे वहीं ज़ॉम्बी बनकर ढेर हो जाते हैं। योंगसुक की नीचता की कोई सीमा नहीं थी। सियोकवू और बाकी लोग अभी भी उस पलटे हुए डिब्बे के नीचे दबे हुए थे। कांच की खिड़कियां टूटने वाली थीं और सैकड़ों ज़ॉम्बी ऊपर से नीचे गिरने की कोशिश कर रहे थे। वह होमलेस आदमी भिखारी जो अब तक डरपोक लग रहा था, वह अचानक अपनी बहादुरी दिखाता है। वह सियोकवू से कहता है कि वह सुआन और सेओंग्क्योंग को लेकर यहाँ से निकले। वह ज़ॉम्बीज को रोकेगा। वह आदमी खुद को उन ज़ॉम्बीज के बीच झोंक देता है ताकि सियोकवू को मलबा हटाने का वक्त मिल सके। वह भिखारी अपनी जान की बाजी लगाकर उन तीनों को बचा लेता है और खुद ज़ॉम्बीज का निवाला बन जाता है। सियोकवू किसी तरह मलबा हटाकर सुआन और सेओंग्क्योंग को बाहर निकालता है। वे देखते हैं कि ड्राइवर ने एक इंजन चालू कर लिया है और वह धीरे धीरे पटरी पर आगे बढ़ रहा है।
सियोक-वू उन दोनों को लेकर इंजन की तरफ भागता है। उनके पीछे हजारों जॉम्बीज का एक सैलाब उमड़ पड़ता है। सियोक-वू अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता है। वह पहले सियोंग-क्योंग और फिर सुआन को उस चलते हुए इंजन पर चढ़ा देता है, लेकिन जॉम्बी हार नहीं मानते। वे एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक लंबी ह्यूमन चेन बना लेते हैं और इंजन के पीछे लटक जाते हैं। इतने सारे जॉम्बीज के वजन से इंजन की रफ्तार कम होने लगती है। सियोक-वू इंजन एक आवाज गूंजती है। सुआन ने गाना गाना शुरू कर दिया था। वह वही गाना गा रही थी जो उसने अपने स्कूल के प्रोग्राम में अपने पापा के लिए तैयार किया था। वही गाना जो वह उस दिन पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि उसके पापा वहां मौजूद नहीं थे। सुआन रोते रोते गा रही थी। उसकी आवाज में इतना दर्द और मासूमियत थी कि सैनिक तुरंत समझ जाते हैं कि यह ज़ॉम्बी नहीं बल्कि जिंदा इंसान है। कमांडर चिल्लाता है, फायर मत करना, ये सर्वाइवर्स हैं। सैनिक दौड़कर सुरंग के अंदर जाते हैं और सोंगक्योंग और सुआन को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। सुआन गाते हुए आगे बढ़ती है जैसे वह अपनी आवाज के जरिए अपने पापा को ढूंढ रही हो। कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सेना उन दोनों को रेस्क्यू कर लेती है और इसी के साथ ये मास्टरपीस इमोशनल थ्रिलर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।